नमस्कार दोस्तों, आपके मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि मैक्सिमम लोगों ने लूसेंट को पूरी तरह कवर करा दिया है, लेकिन वो क्या किए हैं कि पूरा फुल लेंथ कराए हैं, है ना। अब इसमें भाई बहुत से लोगों को फुल लेंथ पढ़ने में मज़ा आता है, लेकिन किसी किसी को चैप्टर वाइज पढ़ने में मज़ा आता है। तो मैं क्या कोशिश करने जा रहा हूँ कि हर एक चैप्टर का पर्टिकुलर वीडियो बना के अपलोड करने वाला हूँ। अगर आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना। अभी मेरा पहली बार, ठीक है। तो आगे चलिए, आज हम पढ़ेंगे लूसेंट का इतिहास, ठीक है। लूसेंट से इतिहास हम अपना कवर करते हैं। तो इसमें पहले पढ़ेंगे हम भारत का इतिहास, ठीक है। भारत का इतिहास, अगर हम बात करें भारत के इतिहास के बारे में तो आपको शायद पता ही होगा भारत का इतिहास क्या है। तो अगर भारत के इतिहास के बारे में हम बात करें ठीक है, तो भारत का इतिहास क्या है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्यों तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश यह तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले का ठीक है, कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू यानी जामुन के वृक्ष का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने लगा, ठीक है। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों को और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले का बहुमत है, ठीक है। नोट, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के विचरण से हुआ वे इस प्रकार है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसायड, निग्रोयाड और मंगोलियाड, ठीक है। भारतीय इतिहास को अध्ययन करने की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारतीय, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। नोट, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय इतिहासकार क्रिस्टोफर सेलियरस जो 1638 से लेकर 1707 एडी को है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसमें प्राचीन भारत, ठीक है। प्राचीन भारत में इतिहास में पहले पढ़ेंगे प्राचीन भारत, ठीक है। अब प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं। इसके स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से मिलती है। तो कौन कौन से स्रोत हैं? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, ठीक है। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ को से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या है, इसके बारे में आइए हम पढ़ते हैं। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है, ठीक है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है, ठीक। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषीय मानती है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है, यानी कि चारों वेदों को अगर पूछा जाए क्या कहा जाता है तो संहिता कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है, ठीक है। इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, जिसे हम वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित वेद के ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता यानी सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। अब आपसे कोई पूछे गायत्री मंत्र किस वेद में है तो ऋग्वेद में है, ठीक है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चतुष्वर्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं। कौन कौन से वर्ण हैं? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। आदि पुरुष
ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक, आइए आगे हम इसके पढ़ते हैं। आगे है नोट में है धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। ईसा पूर्व और ईस्वी क्या होता है उनको पढ़ लेते हैं। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, ठीक है, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी BC बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व के वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई है। यानी ये क्या करता है, उल्टा चलता है, यानी ऊपर से ज़्यादा से नीचे की कम की तरफ आता है। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है और ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस इतिहास के कई 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा जा गया, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से है। वामनावतार के 3 पगों के व्याख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नोट, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक इतिहास में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद की अगर हम बात करें, सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्धयु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है, यानी गाया भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। सामवेद की अगर हम बात करें तो सामवेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाया जाने वाली ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्र कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूत्र हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। तो भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं? तो सामवेद को। यजुर्वेद और तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता है। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मात्रा तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। औषधियों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है, यानी कि औषधि के बारे में जो डॉक्टरी लाइन है उसके लिए अथर्ववेद का उपयोग किया जाता है। इसमें उसके लिए लिखा गया है। अब हम आगे पढ़ते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों एवं तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों में औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्मा आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परिरक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक आध्यात्मिक और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद की 2 शाखाओं में बांटा गया है।
मध्याह्न कण्व और शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठिक, मैत्रेयी और तैत्तिरीय हैं। कौथुम राणायनीय एवं जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैपलाद हैं। नोट, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों और तथा उपनिषदों का स्थान है। ठीक है, इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसे सारणी में दिया गया है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान है। ऐतरेय में राजाभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक एवं प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है। इनमें से 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जाबालो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख है। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। वेदांग एवं सूत्र। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। ये है शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प, कर्मकांडीय विधि, निरुक्त शब्दों के व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद व ज्योतिष। ठीक है, अब थोड़ी सी हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। वेद ब्राह्मण ग्रंथ, जैसे ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या? ऐतरेय व कौशिक की। यजुर्वेद तैत्तिरीय व शतपथ। सामवेद पंचविश और अथर्ववेद को गोपथ है। ठीक है, आगे है वैदिक साहित्य को अक्षुण बनाए रखने के लिए साहित्य का प्रणयन किया गया है। स्रोत गृह और धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञीय विधि विधान, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रों में गौतम, बौधायन, आप, स्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम से विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। पुराण की अगर हम बात करें, पुराण देखिए, विष्णु पुराण संबंधित वंश, विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से है और वहीं वायु पुराण गुप्त वंश से है। ठीक है, आगे भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। इनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। नोट, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक श्याम शास्त्री। संस्कृत
संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राज तारंगणी राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरबों के सिंधी विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा की सर्व व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इसके लेखक पाणिनि हैं और इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। नोट: अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कात्यायन की गार्गी संहिता एवं ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी आदर्शों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी है। आइए हम पढ़ते हैं विदेशी के बारे में। पहला, यूनानी रोमन लेखक तो कौन था? टेसियस। यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। ठीक है, आगे आता है हेरोडोटस। हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत से ईरान के संबंध का वर्णन किया, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों में अफवाहों पर आधारित है। तीसरा, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्रिस्टस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। वेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा। डाइमेकस, यह सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युगीन से संबंधित है। डायोनीसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। टॉलमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नाम पुस्तक लिखी। प्लिनी इसे सर्वप्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नाम पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण है। फिर है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईसा पूर्व में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। ठीक है, ये तो हो गया उसकी बात। अब हम पढ़ेंगे चीनी लेखक। चीनी लेखक की एक बात करें, फाहियान नंबर 1 पे है। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। यह 14 वर्षों तथा भारत में रहा। संयुगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। ह्वेनसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम यह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। यह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध धर्म को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया। नोट: ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। चौथा नंबर है इसिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया और इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। अरबी लेखक कौन था? अलबुर्नी जो था यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया। अलबुर्नी ख्वारिज़्म या खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखे गई कि उसकी कृत किताब उल हिंद या तहकीके हिंद, भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियाँ, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान, ठीक है, आदि विषयों के बारे के आधार पर
ठीक है, 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि का सुंदर प्रकाश डाला गया है। नंबर 2, इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया इसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। ठीक है, अब हम बात करेंगे अन्य लेखकों के बारे में। इनमें से आते हैं तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था जिसने कंगयूर और वयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख में भोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के विजयनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख कहाँ पे है? हाथी गुम्फा अभिलेख में। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सौगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट वाले काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भारतीय स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का लिखित साक्ष्य ऐरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तावास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्के को आह सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कासारपड़ कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। महत्वपूर्ण अभिलेख और शासक। हाथी गुम्फा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है, इसमें तिथि नहीं है। एक कलिंग राजा खारवेल ने बनवाया था। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, रुद्रा दामन, नासिक अभिलेख, गौतमी वल्लरी, प्रयाग स्तंभ अभिलेख, समुद्रगुप्त ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, और मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश, यशोवर्धन, ग्वालियर अभिलेख, पतिहार नरेश, भोज, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त, देवपाड़ा अभिलेख, बंगाल शासक विजय सेन। नोट, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। तो अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु यानी पांडुचेरी के या पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। नोट, सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा यवन द्वीप से स्थापित हुए। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है, अतः यह वेसर शैली कहलाती है। अब आपसे पूछेगा वेसर शैली क्या होता है? तो द्रविड़ और नागर शैलियों के मिक्सर को ही वेसर शैली कहते हैं। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण: कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। ठीक है, तो आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक चैप्टर अपना ख़त्म हो गया प्राचीन, ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास का पहला जो चैप्टर था, ठीक है, वो ख़त्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल
ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हमारी प्रागैतिहासिक काल होगी। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ठीक है शेयर ज़रूर करिएगा। जल्दी से जल्दी आप कम से कम 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। तो इसमें और भी ऐसे ही वीडियो, इससे बढ़िया वीडियो मैं डालता रहूँगा। ठीक है। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।